फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस चालू हुई है और आपने शायद फॉर्म भरा भी होगा। कल को जाके जेजे स्कूल ऑफ आर्ट अगर अपनी अलग से एग्जाम अगर कंडक्ट करता है और उसके लिए फॉर्म फिलिंग करना भी पड़ेगा, या फिर कोई और दूसरी भी एग्जाम होगी उसका भी फॉर्म फिलिंग करना पड़ेगा, यानी फॉर्म फिलिंग के लिए जो डिटेल्स है वो वही होंगे। लेकिन एक्चुअली जितना फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस अगर तक आपने किया हुआ है उसके भी अलावा और भी कुछ डिटेल्स होते हैं। एग्जाम के पहले भी कुछ प्रोसेस जो है वो फॉर्म फिलिंग के तहत होती है, एग्जाम के बाद में भी कुछ प्रोसेस होती है जो डॉक्यूमेंटेशंस के रिलेटेड भी होता है और उसका महत्व बहुत ज्यादा होता है। इसी बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। मैं राजीव आर्टडेस्क तक फॉर यू से इस सारी बातों के ऊपर टू द पॉइंट बात करने के लिए आया हूं, तो चलिए। एडमिशन की प्रोसेस शुरू करने से पहले आपको कुछ सच्चाई जाननी जरूरी है, क्योंकि एक बार आपने अगर कहीं पे कॉलेज में एडमिशन ले लिया किसी भी स्ट्रीम में, उसका आधा हिस्सा पूरा करने के बाद में आपको कुछ सच्चाई मालूम होनी शुरू होती है। तो आपकी करियर के लिए आपको कुछ जानकारी पहले से ही होना जरूरी है। चलो उसी के ऊपर पहला बात करते हैं, जिससे आप आगे चल के कहीं पे अटक ना जाओ और पछतावा ना हो। जो स्ट्रीम में आप जाना चाहते हो उस कॉलेज का नेचर कैसा है वो आपको पहले समझना चाहिए। वहां पे क्या गवर्नमेंट के सीट भी होते हैं या पूरी तरह से प्राइवेट है। जितने भी कॉलेजेस सीईटी सेल थ्रू आप एडमिशंस लेते हो वहां पे गवर्नमेंट सीट रिजर्वेशन के सीट्स होते हैं। वैसे ही और भी कॉलेजेस है, जैसे एमआईटी वीपीयू है, आईडीसी है, एनआईडी भी लेता है, एनआईएफटी भी लेता है। तो ये जो सारे कॉलेजेस है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के हिसाब से जहां की स्टेट लेवल की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उस हिसाब से एडमिशंस ले लेते हैं। गवर्नमेंट की सीट का मतलब होता है कि सारी रिजर्वेशन की कैटेगरी को एडमिशन देना। अभी इस तरह के जो कॉलेजेस अभी जो मैंने डिस्कस किए वहां पे सारी गवर्नमेंट सीट होती है, लेकिन इनमें कुछ कॉलेजेस जो है वो कंप्लीटली गवर्नमेंट चलाती है और कुछ कॉलेजेस जो है वो प्राइवेट उनके साथ कनेक्टेड है। अभी ये प्राइवेट कॉलेजेस जो है ये नॉन एडेड होते हैं, लेकिन यहाँ पे जिसको भी एडमिशन मिलेगी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे नाम पे उनको कुछ पैसा रिएम्बर्स करता है। तकरीबन सालाना 50-60 हजार रुपया उनको रिटर्न होता है। गवर्नमेंट का एक पोर्टल में वहां पे उनको उन डिटेल अपने डालने होते हैं और मैंने देखा है कि 2-4 महीनों के अंदर उनके वो पैसे रिटर्न हो जाते हैं। लेकिन आपको जेजे स्कूल ऑफ आर्ट जो अब तक गवर्नमेंट चला रहा था, ऐसी कॉलेज में अगर आपको एडमिशन मिलता है तो ऑलरेडी फीस जो है ना वो डिस्काउंटेड फॉर्म में होती है। जैसे अब तक ओपन कैटेगरी के लिए सिर्फ 7,000 रुपया फी थी, लेकिन जब से अभी जेजे डिनोवो बन चुका है तो ये फी का स्ट्रक्चर चेंज होने के चांसेस है और ये 7,000 की फी 70,000 भी हो सकती है। तो इसके लिए आपको अपनी जो पॉकेट है उस हिसाब से बड़ी करनी होगी। ये जो स्कॉलरशिप है ना वो सिर्फ रिजर्वेशन के कैंडिडेट्स को मिलता है। अभी हम लोग बात करते हैं कि पूरी तरह से प्राइवेट कॉलेजेस के। अभी ये प्राइवेट कॉलेजेस को आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, कोई रिएम्बर्स नहीं, कोई ग्रांट गवर्नमेंट की नहीं होती है और इसकी फीस जो है ना वो जनरली गवर्नमेंट के जो प्राइवेट कॉलेजेस कनेक्टेड है उससे भी ज्यादा होती है। अगर ये फीस ज्यादा नहीं हुई तो भी इनके जो अकोमोडेशन चार्जेस है या फिर फूड चार्जेस है इससे ये फी डबल हो ही जाती है। अभी ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं, तो सिम्बायोसिस पकड़ लो आप, उसमें पारुल यूनिवर्सिटी पकड़ लो, यूपीएस पकड़ लो, आईएसडीआई पकड़ लो, पर्ल इंस्टीट्यूट पकड़ लो, सृष्टि जो है बैंगलोर का वो पकड़ लो, और एक कॉलेज जो है वो बिट्स पिलानी कॉलेज में एकोमोडेशन तो कंपलसरी है। भले आप उस कॉलेज के शहर में भी रहते होंगे तो भी आपको वहां के अकोमोडेशंस में जाना ही पड़ेगा और वहां के फूड चार्जेस एंड ऑल देना पड़ेगा। तो इसका बजट तो कम से कम रेगुलर प्राइवेट कॉलेजेस से डबल या ट्रिपल भी हो जाता है। आप एक साथ कई सारे आर्ट एंट्रेंस एग्जाम दे देते हो। अभी यहाँ पे आपको कैसे जज किया जाता है इसका थोड़ा सा अंदाजा मैं आपको दे दूं। आपको 2 पॉइंट के ऊपर आपको जज किया जाता है। एक तो पहला ऐसा है कि आपकी आर्टिस्टिक स्किल, और दूसरा जो है वो आपकी मेंटल थिंकिंग जो है उसका। अभी उसके भी 2 हिस्से हैं, यानी जीके यानी किस पैशन पे आप इस प्रोफेशन में जाना चाहते हो और आजू बाजू की इंफॉर्मेशन किस तरह से आपने कलेक्ट की है आपको मायने करती है उसकी, तो वो जो है उनको जीके से पता चलता है। और दूसरा पार्ट है कि आपका सोचने का तरीका। अभी आपकी आर्टिस्टिक स्किल या क्राफ्टमैनशिप जो है उसको और आपकी जो सोच विचार है, क्रिएटिव थिंकिंग है, इसका मिलाप करके आप क्या
आप प्रोडक्टिव देते हो, कितना यूजफुल प्रोडक्ट देते हो, या फिर आप कितना क्रिएटिवली उसको एक्सप्रेस करते हो, इसके ऊपर से आपको जज किया जाता है। अभी ये जो है वो हर कॉलेज के हिसाब से अलग होता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल लूं तो जेजे स्कूल ऑफ आर्ट और एमआईटी जैसी इंस्टीट्यूट जो है वो आर्ट स्किल के ऊपर एग्जाम ज्यादा लेती है। यानी वहां पे आप पकड़ लो, आपको जज किया जाएगा आपकी 70% आर्टिस्टिक स्किल के ऊपर, और 30% जो है वो आपको जज किया जाएगा मेंटल लेवल पे। एग्जैक्टली एनआईडी, एनआईएफटी और दूसरे बहुत सारे जो एग्जाम्स हैं जो डिजाइनिंग कॉलेज होने का पूरी तरह से दावा करते हैं, यहां पे आपकी मेंटल स्किल के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है और आर्टिस्टिक स्किल के ऊपर कंपैरेटिवली कम। यानी आप उसकी वैल्यू 20-25% आप समझ सकते हो। लेकिन मेरा आपको एक सजेशन है पर्सनल लेवल पे कि आप कितना भी क्रिएटिव थिंकिंग करो, लेकिन आपको किसी आर्टिस्टिक स्किल के साथ, क्राफ्टमैनशिप के साथ आपको उसको प्रेजेंट करना होता है। अगर उसका बेस आपके पास नहीं है तो आपकी आइडिया आप ठीक तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो। तो आपको इस आर्टिस्टिक स्किल के ऊपर भी काफी ज्यादा, उसकी फंडामेंटल्स के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान देना चाहिए और बारीकी से उसको, भले वो आर्ट हो या किसी चीज को बनाने का क्राफ्ट हो, आपको उसके साथ फैमिलियर होना पड़ेगा मेंटली भी। यहां स्क्रीन पर मैं कुछ डिस्प्ले कर रहा हूं, आप उनमें कितनी सिमिलैरिटी है आप देख लो। जैसे कि यहाँ पे गैट लिखा हुआ है और उसका मीनिंग होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट, डैट है ड्राइंग एबिलिटी टेस्ट, कैट है क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट, ये सीईटी जो होता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, और कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET। अभी ये फुल फॉर्म में आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखो तो इसमें काफी जगह आपको, जैसे मैंने ब्रीफ किया उस तरह से आपको डिटेल्स नजर आएंगे। एग्जाम लेने वाला बोर्ड कोई भी हो, वो आपके साथ जरूरी फॉर्मेलिटी जो है ना वो करता ही है। देखिए मैंने यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर कुछ ईमेल्स का लिस्ट मैंने आपको दिखाया है और कुछ एसएमएस का भी लिस्ट आपको दिखाया है। इसका मतलब क्या है कि बार बार ये लोग आपको अपनी तरफ से नोटिसेस की जो इंटीमेशन जो है वो भेजते रहते हैं, आपके जो रजिस्ट्रेशन के जो डिटेल्स है वो भी भेजते रहते हैं, और कुछ चेंजेस भी होते हैं उसके भी रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन जो है और उसकी जो लिंक है वो सब भेजते रहते हैं। लेकिन आपको अगर आदत नहीं है ईमेल चेक करने की, यानी आपके कल्चर में अभी तक बैठा हुआ नहीं है और आपने एक गलत आदत पाल के रखी है कि एसएमएस को आप पढ़ते नहीं हो क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप वाले मैसेजेस पढ़ते हो हो सकता है कि आपसे कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो छूट जाए। वो जो खरगोश की स्टोरी है ना कि खरगोश सोया था और कछुआ जो है वो अपनी बाजी मार गया, ये ऐसे ही हो जाएगा क्योंकि आप कुछ फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे तो किसी कछुए का अपना काम तो बन जाएगा। तो आपको इसके ऊपर अच्छी तरह से ध्यान देना है। मेरा आपको ये सजेशन है, जो मैं किया करता था अपने स्टूडेंट का, किसी भी एक स्टूडेंट का मैं लॉग इन करके उसमें कुछ अपडेट हुए कि नहीं मैं हर हफ्ते में एक बार चेक किया करता था, और उसमें अगर कुछ मुझे अपडेट्स मिले तो उसका स्क्रीनशॉट लेके मैं उसको और उसके पेरेंट्स को भी भेज दिया करता था। अभी ये बात जो है ना वो आपको खुद को करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने देखा है कि वहां पे कुछ लिंक्स वगैरह दिए जाते हैं नोटिसेस में और कुछ वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, शेड्यूल चेंजेस होता है, बहुत बहुत कुछ इंपॉर्टेंट वाली बातें वहां पे होती है। तो वो तो अपनी तरफ से आपको देखकर छूट जाने वाले हैं, लेकिन अगर आप इसको पढ़ोगे नहीं तो आप दिक्कत में आने वाले हो। देखिए आपको कोई यहाँ पे कोई कॉल नहीं करने वाला है। जो कॉल करके इंस्टीट्यूट आपको कांटेक्ट करके ये सारा करती है वो तो महंगी वाली भी होती है, प्राइवेट होती है, लेकिन जिस सीट्स को आप पाना चाहते हो गवर्नमेंट एडेड या वगैरह जो है तो वहां पे इस तरह का माजरा नहीं होता है। और एनआईडी और एनआईएफटी की बात ही छोड़ो, ये ऑलरेडी डिमांडेड कॉलेजेस है, जेजे स्कूल ऑफ आर्ट तो वैसे भी नहीं करता है। तो आपको इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। यहां स्क्रीन पर मैं कुछ ब्यौरा दे रहा हूं, उस ब्यौरे में आपको समझ में आएगा कि कब कब आपको ये लोग इंटीमेशन भेजने वाले, और वो वैल्यूएबल इंटीमेशन की बात कर रहा हूं। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहिए। वो प्रोसेस आने के बाद आपको इसको चेक कर लेना है। फॉर्म फिलिंग के पहले पड़ाव को हम लोग समझ लेते हैं। वैसे आपको मैंने ईमेल और मोबाइल का इंपॉर्टेंस अभी तक समझाया है, और यही ईमेल और मोबाइल नंबर जो है इनमें से कोई एक आपका यूजर आईडी हुआ करता है, और ये यूजर आईडी इनिशियल लेवल पे होता है और बाद में जाके ये चेंज हो जाता है। जब चेंज हो जाता है तब मैं आपको बताऊंगा कब चेंज होने वाला है। और पासवर्ड जो है इस लेवल में आपका सिस्टम जनरेटेड होता है, वो इतना अक्वर्ड टाइप का होता है कि आपको उसको सही ढंग से लिख के रखना पड़ेगा, है ना। और जो आप ईमेल जो रजिस्टर करते हो
उसका वेरिफिकेशन के लिए आपको एक ईमेल आ जाएगा, वहां पे शायद वेरीफाइड करके बटन भी हो सकता है, या फिर वहां पे एक लिंक होगी, वो लिंक को क्लिक करने के बाद में आपका ईमेल जो है वो रजिस्टर हो जाएगा। मोबाइल के बारे में ऐसा है कि वहां पे आपको एसएमएस आ जाएगा, और एसएमएस में आपको एक कोड आ जाएगा, वो आप वेबसाइट में डालते हो और फिर आपका मोबाइल भी वेरीफाई हो जाएगा, यानी रजिस्टर हो जाएगा। इस इनिशियल स्टेज पे आप 3 डिटेल देते हो। एक तो आपका नाम डालते हो, आपके 10वीं और 12वीं के मार्कशीट के ऊपर गवर्नमेंट के हिसाब से जिस हिसाब से आपका नाम लिखा है उस हिसाब से ही आपको नाम वहां पे डालना होता है। और सेकंड पार्ट है कि आप 12वीं और आपकी डेट ऑफ बर्थ डालते हो। अभी ये दोनों जो है ना, इसको आप सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मत समझिए, इसकी आपको एक डिटेल स्टोरी समझाता हूँ। आप जिस एग्जाम को बैठे हो, समझ लीजिए कि वहां पे 5000 कैंडिडेट बैठे हैं और आउट ऑफ 200 मार्क्स दिए जाने वाले हैं। तो कई लोगों के मार्क्स जो है ना, एग्जाम के प्रैक्टिकल से और जो भी है मिलके एक तरीके हो जाते हैं। अभी जब इस तरीके से समझो 25 लोगों के एक तरीके के मार्क अगर हो गए, तो उनमें रैंक लगाने के लिए ये कुछ और पैतरे फॉलो करते हैं। जैसे सीईटी सेल से अगर कोई आप दे रहे हो जो महाराष्ट्र की है, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट ग्रेड को कंसीडर किया जाता है। सो जितने भी लोगों की ए ग्रेड है उनके रैंक वो ऊपर रखेंगे, है ना। उसमें भी अगर सिमिलैरिटी आती है तो फिर ये जो 12वीं में जिनको ज्यादा परसेंटेज मिले हैं उनको ऊपर रखेंगे। मान लीजिए कि 2 लोगों का जो है वो ये भी क्राइटेरिया जो है वो सेम हो गया, 12वीं के परसेंट भी उनके सेम हो गए। अभी यहां पे ये एज के हिसाब से पकड़ते हैं, यानी जिसकी उम्र ज्यादा है वो अगर आपसे एक दिन भी बड़ा है तो उसकी रैंक ऊपर होती है, क्योंकि गवर्नमेंट का इस तरह से मानना है कि जिनकी उम्र ज्यादा है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाहर होने से पहले उनका एजुकेशन हो जाए। ऐसा ना हो कि वो परमानेंटली अपने एजुकेशन से दूर हो जाए। आप समझ रहे हो। आप जो बेसिक डिटेल डालते हो उसमें परमानेंट एड्रेस होता है। ये परमानेंट एड्रेस एग्जैक्टली क्या काम करता है देख लीजिए। यानी आप उससे पता चलता है कि आप इसी स्टेट के हो क्या। जैसे महाराष्ट्र स्टेट के अगर नहीं हो, बाहर के हो, या फिर आप किसी देश के, इस देश के भी नहीं हो, आपके पेरेंट जो है किसी गल्फ कंट्री में या किसी यूरोपियन कंट्री में काम करते हैं, या फिर कोई कंप्लीटली फॉरेन नेशनल्स हैं, या फिर आप जिसको एनआरआई बोलते हैं वो है, तो इनके लिए सुपर न्यूमरी सीट जो है वो गवर्नमेंट ने रखे गए। सुपर न्यूमरी सीट के बारे में मैं आपको डिटेल में और आगे चल के बताऊंगा। इतना ही समझ लो कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे इन लोगों के इच्छानुसार यहाँ पे स्ट्रीम में इन लोगों के लिए एडिशनल सीट रखी हुई होती है। अभी इन सीट को पाने के लिए आपको किस तरह के डॉक्यूमेंटेशन करने होते हैं वो आपको डॉक्यूमेंटेशन की वीडियो में मिल जाएगा। और भी एक है, महाराष्ट्र स्टेट और कर्नाटका स्टेट के बॉर्डर पर एक डिस्प्यूटेड एरिया है, और इस डिस्प्यूटेड एरिया में जिसकी किसी की भी एजुकेशन हुई है और अगर उसकी एजुकेशन महाराष्ट्र की मदर टंग यानी मराठी लैंग्वेज में अगर हुई है तो यहाँ की गवर्नमेंट उसको एडमिशंस के लिए सीट दे देती है। और भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको ऐड करने होते हैं जिसका फायदा आपकी कैटेगरी अलग से सेट होने में आपको फायदा हो सकता है। जैसे कि लड़कियों के लिए 30% की रिजर्व सीट है, यानी किसी लड़की ने, यानी कुछ लड़कियों ने समझो अच्छा रैंक पाया तो उनको मेरिट से उनको जनरल सीट पहले दे दी जाएंगी। उसके बाद में मेरिट से जो जनरल सीट खत्म होने के बाद में रिजर्व कैटेगरी में बाकी लड़कियों को एडमिशन दी जाएगी, उनका रैंक आगे पकड़ा जाएगा। तो ये लड़कियों के लिए अलग से एडवांटेज है। और एक बात है कि आपकी फैमिली की इनकम ये मायने करती है। गवर्नमेंट ने इस साल ये जो रेंज जो है वो बढ़ाई है, यानी 12 लाख के अंदर आपके पूरी फैमिली की अगर इनकम जाती है तो आप नॉन टैक्सेबल हो। उसके अलावा आप लोअर इनकम क्लास के रहने का क्लेम भी कर सकते हो, जिसके लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी डेवलप कर चुकी है, यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसके लिए आपको कागजात बनाने पड़ते हैं और ये हर कास्ट में आप क्लेम कर सकते हो। तो इसके लिए जो कागजात बनाने पड़ेंगे उसकी बात डॉक्यूमेंटेशन के वीडियो में की जाएगी। और एक पार्ट है जो कास्ट का है, वो अभी इमीडिएटली आपको मैं बता देता हूं। महाराष्ट्र स्टेट को कंसीडर करें, अगर रिजर्वेशन की बात करें तो सबसे पहले जो भी कास्ट का इंसान है, कैंडिडेट है, उसको महाराष्ट्र का डोमिसाइल होना पड़ेगा। यानी वहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर यू डोमिसाइल इन महाराष्ट्र। इसका मतलब ऐसा है कि आप इसी स्टेट में क्या 15 साल से रह रहे हो, यानी आपका यहाँ पे जन्म हुआ है क्या, या फिर आपकी यहाँ पे एजुकेशन हुई है क्या,
और इसकी वजह से भी प्रूफ मिल जाता है। अदरवाइज आपको एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ सकता है। अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि ऐसे कौन से कंडीशंस है जिससे महाराष्ट्र सरकार जो है वो उसको महाराष्ट्र का कैंडिडेट मानती है। तो चलिए उस स्लाइड के ऊपर देते हैं, भले ही वो यहाँ के डोमिसाइल ना हो। यह अभी जो मैं स्क्रीन के ऊपर जो डिस्प्ले कर रहा हूँ इसको मैंने डॉक्यूमेंटेशन की वीडियो में भी डाल देना है, तो इसको समझ लीजिए। यहाँ पे टाइप ए करके दिया है। मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जिस बच्चे का जन्म यहाँ महाराष्ट्र में हुआ है, जिसकी एजुकेशन हुई है, तो उसके आराम से 15 साल यहाँ पे एजुकेशन में हुए रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो महाराष्ट्र का डोमिसाइल समझा जाता है। तो उसने ये ए कैटेगरी का सिलेक्शन करना चाहिए। अब ये टाइप बी देखिए, यहाँ पे आपकी पेरेंट्स में से किसी एक का भी अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है और बाय चांस कहीं आप कहीं और सीख रहे थे और फिर यहाँ अभी फाइनल आपकी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए आए, तो पेरेंट के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होने की वजह से आपको यहाँ पे सीट दी जाएगी। टाइप सी देखिए, और ये टाइप सी में आपके पास ना खुद के पास डोमिसाइल है ना आपके पास पेरेंट के पास है, लेकिन आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के एम्प्लॉय हो और आपको महाराष्ट्र में पोस्टिंग किया गया है, तो आप यहाँ सेवा प्रदान करते हो, यानी आपके पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ। तो अगर वो सेवा यहाँ पे दे रहे हैं तो उनके बच्चे होने के कारण आपको यहाँ पे सीट दे दी जाएगी। अब ये टाइप डी देखिए, आप ना ए टाइप के हो, ना बी टाइप के हो, ना सी टाइप के हो, बराबर है। आप कहीं और दूसरे स्टेट से भी आए रहेंगे, लेकिन फिलहाल आपके पेरेंट में से कोई भी एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में कहीं पे काम कर रहा है और वहां का एम्प्लॉय है, तो उनका बच्चा होने के कारण और वो जो सेवा महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो कर रहे हैं उसकी वजह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है आपको यहाँ पे सीट दे देगी। वो रिजर्व कैटेगरी की भी हो सकती है या जनरल कैटेगरी भी हो सकती है। अभी जो लास्ट वाला जो है टाइप एफ, इसका मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि महाराष्ट्र और कर्नाटका के बॉर्डर पे जो डिस्प्यूटेड एरिया है उन कैंडिडेट को किस बलबूते पे यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनॉरिटी की डिटेल्स ऐड करने का मतलब होता है कि कास्ट रिजर्वेशन की सीट को क्लेम करना। देखिए ये जो रिजर्वेशन जो है ना वो वैसे भी एक वरदान है, और ये एंटायर रिजर्वेशन जो है वो 49% है, और उसमें से 61% जो है वो तो कास्ट रिजर्वेशन के लिए है। अभी इसको क्लेम करने के लिए आपके पास सही ढंग से डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात करना अभी पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए मैंने डॉक्यूमेंटेशन का जो वीडियो है वो मुझे बनाना है, और ये जो रिजर्वेशन की जो स्पेशली जो एडवांटेजेस है और उसकी वजह से जो सीट्स मिलती है, यानी जो कट ऑफ लिस्ट वगैरह जो बात करते हैं, तो उस कट ऑफ के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाना है। तो अगर बन गया होगा बाय चांस, तो यहाँ पे शायद मैं आई बटन में उसको दे दूं। अगर नहीं दिया रहेगा बाय चांस तो आप कमेंट्स में जरूर लिख लीजिएगा, तो मैं उसको ऐड कर देता हूँ। उसके लिए पहले से ही आपको थैंक्स बोलूंगा। वैसे रिजर्वेशन की एक कैटेगरी के बाद मैं यहाँ पे जरूर करूंगा जो है ऑर्फन्स के लिए, और पता नहीं क्यों आज तक मैंने उसको कभी भी क्लेम किया है किसी ने ऐसा देखा नहीं है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि इन बेचारे ऑर्फन्स को पता ही नहीं है, या फिर उनके पीछे कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। अगर आपकी नज़र में कोई इस तरह से ऑर्फन आ जाता है, या फिर आपके आजू बाजू में कई ऑर्फनेज स्कूल्स या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है, आप उनको अवेयर करा सकते हो सकता है कि आपसे कोई अच्छा काम हो जाए। यहाँ पे और एक रिजर्व कैटेगरी आती है जिसको PWD बोला जाता है, यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी। अब ये जो डिसेबिलिटी जो है वो फिजिकल भी हो सकती है, वो तो दिखने में आती है और उसका सर्टिफिकेशन मिलना आसान भी है, लेकिन एक ऐसी डिसेबिलिटी है जो लर्निंग डिसेबल बोला जाता है। आपने शायद तारे ज़मीं पर मूवी देखी होगी, और तारे ज़मीं पर मूवी में उस बच्चे को उस लर्निंग डिसेबिलिटी थी और वो एक डायस्लेक्सिक करके प्रूव हो चुका था। वैसे ही मेरे एजुकेशन देने के करियर में ऐसे 2 बच्चे मैंने देखे हैं, और जिनके पेरेंट्स को मैंने इत्तला कर दी कि भाई इनका टेस्ट करा लो, और उनका टेस्ट करने के बाद में वो प्रूवन डायस्लेक्सिक या लर्निंग डिसेबल या स्लो लर्नर प्रूव हो गए, और जिसकी वजह से उनको एडमिशन भी मिली, उनकी एजुकेशन भी पूरी हो गई, और आज वो सक्सेसफुली किसी इंडस्ट्री का हिस्सा है। ये जो एडवांटेज है शायद आप भी ले सकते हो। आपको शायद पता नहीं होगा कि आप लर्निंग में इतने कमज़ोर क्यों हो। कमज़ोरी जो है वो किसी भाषा में हो सकती है,
और या फिर किसी सब्जेक्ट में हो सकती है, यानी ज्योमेट्री सब्जेक्ट होगा, ज्योग्राफी सब्जेक्ट होगा, हिस्ट्री सब्जेक्ट होगा, या फिर कुछ भी, यानी बेसिक कैलकुलेशन जो है उसमें भी आपको दिक्कतें आती रहेगी। आपको इस बारे में टेस्ट करके लेना चाहिए, हो सकता है कि इसके एडवांटेज आपको मिले। अब बात करते हैं उस स्टेप की जहां पे आपका यूजर आईडी जो है वो चेंज होने वाला है। प्रोफाइल डिटेल्स को पूरी तरह से भरने के बाद में जब आप प्रोसीड करते हो तो आपको वंस आपका एप्लीकेशन आईडी जो है वो डिस्प्ले होगा, और इस एप्लीकेशन आईडी को आपको एंड तक एज ए यूजर आईडी करके यूज करना है। पासवर्ड जो है यहाँ पे आपको नया जनरेट करने को चांस मिलेगा और आपका मन चाहा पासवर्ड जो है वो आप सेट कर पाओगे। ये जो डिटेल्स है, ये डिटेल्स ये लोग ईमेल और एसएमएस के जरिए आपको भेज देते हैं। आपको उसको ठीक तरह से सेव करके रखना है, और ये भी कहा जाता है कि इसको सीक्रेटली रखो। लेकिन आपके फैमिली में आपके कोई भी आपको जो हेल्प कर रहे हैं उनको तो आपको देना पड़ेगा। आपके लिए मेरा एक सजेशन है, यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ। ये जो इन्फॉर्मेशन जो है, ये आप अगर इसको फिल इन द ब्लैंक्स की तरह भर के रखते हो तो इसका फायदा कैसे हो सकता है। देखिए, इसका डॉक्यूमेंट जो है ना टाइपटेड आपको रखना पड़ेगा, और आप इसको इजीली किसी और को भी शेयर कर सकते हो जो आपको हेल्प कर रहा है। कई लोगों को मैंने देखा है कि जिनके पास कंप्यूटर, लैपटॉप जैसी फैसिलिटी नहीं होती है और मोबाइल्स में कुछ दिक्कतें आती हैं, तो वैसे लोग साइबर कैफे में जाके वो करते हैं, और साइबर कैफे वाला अपनी तरफ से आपके डिटेल जो डालता है वहां पे जो स्पेलिंग मिस्टेक होती है, इसकी दिक्कत आपको होने वाली है। तो ये बेटर है कि इस तरह के अगर कोई फॉर्मेट अगर आप बना के रखते हो, यानी डॉक्यूमेंट्स अगर बना के रखते हो, तो वहां से वो सीधा कॉपी पेस्ट करके डालेगा, उसमें कुछ भी टाइपिंग एरर होने की चांसेस नहीं है। इसके अलावा और भी, जैसे कि आप कई सारे एग्जाम्स देते हो, तो उन एग्जाम्स के जो प्रॉपर लिंक, जो वेबसाइट की जो लिंक्स है वो आप सेव कर सकते हो। वहां पे जिसका भी आपने ईमेल एड्रेस रजिस्टर किया है, जो भी फोन नंबर उस टाइम पे आपने रजिस्टर किया है, उसका नोन करके रखो, पासवर्ड लिख के रखो, आपका यूजर आईडी लिख के रखो। हो सके तो वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह है वो भी लिख के रखो। अगर ये भी डॉक्यूमेंट्स आप उस एग्जाम के नाम के अंदर आप बना के रखते हो, तो ये सारा जो डॉक्यूमेंट है वो आपको एंड तक, यानी अगर ये प्रोसेस एडमिशन की अगर लंबी हो गई, 2-2 4-4 महीने चली, वो आपके जो भूलने के चांसेस है उससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि मैं तो ये फॉलो करता हूँ कई सालों से। हो सके तो मैं यहाँ पे कुछ स्क्रीन के ऊपर, जरूरत भी नहीं है, मैंने यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जो दिया है आप उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लो। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का अभी एंड होने वाला है, यानी आपने जो अभी तक जितना भी किया है उसमें सिर्फ आपकी एक स्टेप हो गई है, ये स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा, और बाकी सारे इनकम्प्लीट है। लेकिन कोई वरी नहीं है, अब तक जितना भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया उसी इंफॉर्मेशन को डाल के आपकी कैटेगरी भी सेट होने वाली है। और इसी में से एक स्टेप जो है, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं आपके सिर्फ पर्सनल आईडी के, जहां पे आपका आधार कार्ड आता है, पासपोर्ट आता है, इलेक्शन कार्ड आता है, जो भी वैलिड है वो आप डाल सकते हो। उसके अलावा आपका फोटो और सिग्नेचर जो है उसको भी अपलोड करना होता है। इसके बाद इसी में से एक स्टेप है जहां पे आपको आपकी एग्जाम का सेंटर चूज करने का ये मिलता है। उसको करने के बाद जब प्रोसेस करते हो, यानी प्रोसीड करते हो, तो आपको कुछ दिनों के बाद में एडमिट कार्ड रिलीज होने वाला है। एडमिट कार्ड जो है वो आपको ऐसे ही नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको फीस भरनी पड़ती है। यहीं पे एक कैच है, जो भी डिटेल आपने अब तक डाले हैं उनका जो ब्यौरा जो है वो आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे फ्लैश होके आएगा, और उसको आपको वैलिडेट करना होता है। वैलिडेट करने का मतलब है आपको उसको बारीकी से चेक करना होता है, और उसमें अगर कोई गलती की गई है तो आपको उसकी तकलीफ हो सकती है। आपने कौन बनेगा करोड़पति देखा होगा, वैसे ही यहाँ पे ये जो आपके जो प्रोफाइल डिटेल है या फिर रजिस्ट्रेशन के लिए जो डिटेल डाले हैं वो लॉक होने वाले हैं। इसको वैलिडेट करने के बाद में फिर आपका पेमेंट हो जाता है, और फिर आपके लिए आगे चल के ये जो एडमिट कार्ड जो है या फिर हॉल टिकट जो बोल रहे हो वो इशू होने वाला है। ये जो अभी तक आपने पूरी प्रोसेस जो एप्लीकेशन के रिलेटेड की है, इसका एप्लीकेशन का एक कॉपी पीडीएफ की फॉर्मेट में आपको सेव करके रखना है, क्योंकि इसकी कॉपी आपको बाद में लगने वाली है, और इसकी एक्स्ट्रा कॉपी भी बना के रखो। यहाँ स्क्रीन पर मैं आपको आपका एप्लीकेशन का जो स्टेटस है उसका डिटेल में दिखा रहा हूँ। देखिए सारा कुछ कंप्लीटेड है, और एट द एंड में कुछ डॉक्यूमेंट्स के नंबर्स दिए हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वगैरह, यानी उसकी सारी की सारी की पुष्टि हुई कि नहीं है। लेकिन इतने ही से डॉक्यूमेंट में आपका जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस जो है ना वो पूरा नहीं होता है।
तो और काफ़ी यानी ऐसा बोल सकते हैं कि अभी तक पिक्चर बाकी है और इसकी इंफॉर्मेशन है ना इस पर्टिकुलर वीडियो में देना बहुत मुश्किल है। इसके इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स के वीडियो में दे पाऊंगा। चलो यहाँ से आगे चलते हैं। ये करने के बाद में एक्चुअली आपको एक ईमेल आ जाएगा इस नोटिस का कि आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है और उसके रिलेटेड आपको वहां पे लिंक भी दी जाएगी जो आपको सीधा आइदर आपको वेबसाइट पे लेके जाएगी या फिर आपको सीधा आपका लॉगिन पेज के ऊपर लेके जाएगी। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर है, ये आपका यूजर आईडी है और आपने खुद ने यहाँ पर पासवर्ड नया सेट किया है वो डालना है। एडमिट कार्ड आपको दिखेगा, उसकी पीडीएफ जो है आपको डाउनलोड करनी है, उसको प्रिंट करना है और मल्टीपली प्रिंट करके रखना क्योंकि इसको हर वक्त हर एग्जाम के लिए लेके जाना है। यूसिट जैसे एग्जाम की पोर्टल पे मैंने देखा है, वहां पे सीधा एक नोट थी कि एक बार एग्जाम होने के बाद ऑनलाइन से आप कभी भी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब क्या है कि आपने अगर इस एडमिट कार्ड या हॉल टिकट को गुम कर दिया तो आपको तकलीफ हो सकती है क्योंकि आगे चल के वेरिफिकेशंस देना है, ये ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर मैं कुछ एडमिट कार्ड यहाँ पे डाल रहा हूँ और इन एडमिट कार्ड में आपको कुछ चीज़ें कॉमन ही दिखाई देगी। फोटो सिग्नेचर है ना, आपका नाम रहेगा, एग्जाम सेंटर जो है उसका नाम, उसका जो एड्रेस है, कहीं पे बारकोड वगैरह जैसे भी होती है वो है और एग्जाम का जो शेड्यूल है ना वो भी दिया जाता है ना। उसके अलावा कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी यहाँ पे हर एग्जाम बोर्ड अपने अपने हिसाब से छोटा बड़ा दे देता है। यानी उसमें सारी कंडीशंस होती है कि एग्जाम हॉल में आपको क्या लेके आना चाहिए, किस तरह से आपको प्रिपेयर होना चाहिए, क्या नहीं लाना चाहिए, ये सारी बातें इसमें होती है। मैं क्या करता हूँ स्क्रीन के ऊपर इसको एक बार रख देता हूँ, आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको यहाँ पे सीट नंबर आएगी। जब आपका रिजल्ट लगेगा ना तब उस रिजल्ट में जो पहला रिजल्ट की लिस्ट जो लगेगी वो सीट नंबर के हिसाब से लगेगी, है ना। उसके बाद में आपको रिजल्ट पसंद आए ना आए ऐसे कुछ डिस्प्यूटेड पार्ट होते हैं और वहां पे कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, उनको वेरीफाई करने के बाद में एक फाइनल लिस्ट जो है वो डिक्लेयर की जाती है। यहाँ पे सीट नंबर नहीं आएगा, यहाँ पे सीधा आपका जो रैंक है वो आएगा, कैटेगरी वाइज भी रैंक आएगा और उसके साथ में आपका एप्लीकेशन नंबर जो है वही आएगा क्योंकि अल्टीमेटली एप्लीकेशन जो नंबर है वही आपकी एक्चुअली पहचान है जो एंड तक आपको साथ देने वाली है। मैं पहले ही बता चुका हूं ये एडमिट कार्ड, ये एप्लीकेशन जो है इसकी कॉपी आपको जरूर रखनी चाहिए, आगे चल के वेरिफिकेशन में ये सब काम में आने वाला है। एग्जाम हॉल के ऊपर बात करने से पहले मैं जरूरी समझूंगा कि डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दो। यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर मैंने कुछ स्टेप्स दिए हैं और उस स्टेप से आपको पता चलेगा कि कौन सी स्टेप में आपको सिर्फ डिटेल लिखने हैं, डालने हैं और कौन सी स्टेप में आपको जो डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड करने हैं और कौन सी स्टेप में जाकर आपको उस डॉक्यूमेंट को फिजिकली जाके वेरीफाइड करना है। सिर्फ डॉक्यूमेंट के इस वीडियो में मैं ये सारी इंफॉर्मेशन के बारे में डिटेल में बात करूंगा, उसके साथ ये डॉक्यूमेंट कैसे बनाए जा सकते हैं, कितने सालों के लिए वैलिड है, इसकी एप्लीकेशन कैसे की जानी चाहिए और उसके साथ में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो आपको ओरिजिनल ना होने पर सब्स्टिट्यूट करके बनवा के लिए जा सकते हैं जिसको वैलिड माना जा सकता है, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो आपके ओरिजिनल को वैलिडेट कराते हैं और भी ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिटेल जो है मैं आपको उसमें शेयर करने वाला हूं। आपके मन में भी कुछ इस तरह से कुछ क्वेरी है तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा, मैं उसको भी उस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। आपको एग्जाम में किस तरह से जज किया जाता है हम पहले ही बात कर चुके हैं। अभी जब एग्जाम की बात आती है तो उसका संबंध जो है वो डिपेंड करता है कि कौन सी आर्ट मटेरियल आपको लेके जानी है। जे स्कूल ऑफ आर्ट जैसी एग्जाम है या फिर MIT जैसी एग्जाम है जो आर्टिस्टिक स्किल के ऊपर वैल्यू करती है, तो उनके जो एग्जाम का पैटर्न है उसके हिसाब से आपको कई सारे कलर्स, वाटर कलर्स, ब्रशेस एंड वगैरह लेके जाने पड़ते हैं। मैंने यहाँ स्क्रीन के ऊपर उसका ब्यौरा दिया है और साथ ही में जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जो है वो जो बेसिक सबको लेके जाने हैं उसको भी मैंने यहाँ पे दिया है। लेकिन बात उसकी करनी है जो डिजाइनिंग के रिलेटेड कॉलेजेस चलाते हैं। जैसे मैं बात करना चाहूँगा निफ्ट की, क्योंकि उनके जो नियम जो है ना एग्जाम के रिलेटेड वो बहुत ही अलग हैं। यानी वो आपको बैग जो है ना वो भी लेके नहीं जाने देते हैं, आपको एक छोटा सा पाउच वो लोग अलाउ करते हैं
कलर वगैरह जो है वो वाटर कलर के बेस के कलर तो वहां पे अलाउड ही नहीं है। तो आपको स्केच पेन्स, कलर पेंसिल्स, जो भी ड्राई पेस्टल्स एंड वगैरह जो है इस तरह के इंस्ट्रूमेंट आप लेके जा सकते हो। या फिर आपको क्राफ्ट के लिए जो भी ग्लू एंड ऑल वगैरह जो लेके जाना है, और भी कुछ मार्किंग के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सब लेके जा सकते हो। आपका जो पैड है ना, ड्राइंग पैड, वो भी वो डिमांड करते हैं कि वो जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यानी वो प्रिंटेड नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के डिटेल के ऊपर आपको गौर करना होगा। साथ में स्क्रिबल्स करने के लिए कुछ पेपर्स ले जा सकते हो या नहीं ले जा सकते हो, ये तो आपको जब वो एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें सब लिखा हुआ होगा ही। एग्जाम हॉल को जाने से पहले पीडब्ल्यूडी के जो कैंडिडेट्स हैं, जो प्रोवन कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए अलग से इंस्ट्रक्शंस आते हैं। मैंने स्क्रीन के ऊपर कुछ लिस्ट डाल के रखी है जिससे पता चलेगा उन लोगों को कि उनको साथ में कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन साथ में लेके जाना है जो उनको प्रूव कर सके कि वो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं। यानी उनके मेडिकल के जो सर्टिफिकेट्स है या फिर उनकी पीडब्ल्यूडी की जो डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट है वो, और फिर यूडीआईडी कार्ड करके भी आता है, वो भी आप एनआईडी जैसे इंस्टीट्यूट यूडीआईडी कार्ड को वैल्यू देता है, वो भी है। कुछ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो है वो अपने साथ स्क्राइब को भी लेके जा सकते हैं, या फिर कोई बीमार होते हैं तो टेम्पररी स्क्राइब भी लेके जा सकते हैं। अगर स्क्राइब किसी को लेके जाना है तो उसके लिए भी पेपर वर्क पहले से किया हुआ होता है, और उनकी पेपर की जो कॉपी है या फिर जो अरेक्शंस वगैरह जो भरा हुआ है उसकी कॉपी वो एग्जाम हॉल में लेके जानी पड़ती है, क्योंकि उसको देखे बिना वो लोग एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। नीट जैसी इंस्टीट्यूट है, ये इन पर्टिकुलर कैंडिडेट को असेसमेंट के लिए बुलाते हैं और इनका पर्सनली इंटरव्यू लेके उनको जज करते हैं कि वो कितने लेवल तक डिसेबल है, जिससे कि वो एक्चुअली ये कोर्स जो है अगले 4 साल का डिग्री कोर्स है, क्या वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये चेक करने के लिए। इस वीडियो के एंड में मैंने आपको एक फाइनल हेल्प करनी है। ये पर्टिकुलर एक डेटा मैंने यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर रखा है, इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो डिजिटली किस तरह से कन्वर्ट करने हैं इसकी इंफॉर्मेशन है। यानी हम में से बहुत सारे लोग जो है टेक्नोलॉजी जो है वो टाइम पास के लिए यूज करते हैं, लेकिन कायदे से कुछ अगर काम करने आया तो उनको दिक्कतें होती है। अभी उसकी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे कुछ फोटो को या फिर साइन को या फिर आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है उनको कौन से फॉर्मेट में आपको सेव करना चाहिए या फिर कौन से रिजोल्यूशंस में आपको उसको बिल्ड करना चाहिए, ये सब ब्यौरा मैंने दिया हुआ है। एक बात बताता हूं कि कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो है वो एक पेपर से फुलफिल नहीं होता है, यानी उसके लिए मल्टीपल होते हैं। जैसे कि ओएमएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनको उनकी 12th की सर्टिफिकेट के साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी जोड़ना होता है, तो वो 2 डॉक्यूमेंट हो गए। जैसे पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट है तो उनको प्रूव करना होता है मल्टीपल डॉक्यूमेंट के साथ कि उनकी डिसेबिलिटी। अभी ये सारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो एक साथ करने होते हैं, आइदर आपको जेपेग करना है तो, जेपीजी करना है तो, या फिर आपको पीडीएफ बनाना है तो उसको एक साथ करना होता है, क्योंकि अपलोड करने के लिए सिर्फ एक ही टैब होता है, वहां पे मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड नहीं कर सकते। फ्यूचर में कहीं किसी एग्जाम बोर्ड ने इसकी प्रोविजन दी तो काफी अच्छी बात है। सिंपल सा देखिए कि पैन कार्ड जो है ना, उसके भी, पैन कार्ड छोड़िए, आधार कार्ड जो है उसके 2 साइड्स होते हैं, है ना, तो ये दिक्कतें हो सकती है। तो आप इसको समझ के आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेडी करके रखिएगा, ताकि इस प्रोसेस को जब आप करने जाओगे तो आपको साइज की दिक्कत नहीं होगी। हाँ, फाइल साइज जो है ना उसका मैंने यहाँ पे लिमिट दिया हुआ है, बिल्कुल उसकी बॉर्डर पे मत करना, उससे ऊपर तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि 1 KB भी ज्यादा हो गया ना तो वेबसाइट जो है उसको अपलोड करने से इनकार कर देती है। तो थोड़ा सा कम साइज में कर देना। फाइल साइज को कम करने के लिए कई सारी वेबसाइट है, मोबाइल पे ऐप भी होते हैं, तो इसके लिए मैं उनके कुछ नाम नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि समय के साथ चलते चलते ये वीडियो भी पुराना हो जाएगा, नए नए ऐप आ जाएंगे तो वो आप आसानी से देख पाओगे। मैं एक सिर्फ बता देता हूँ कि कोई भी डॉक्यूमेंट अगर बड़ी साइज का है, आप उसको व्हाट्सएप भी करते हो ना, तो व्हाट्सएप ऐप जो है उस डॉक्यूमेंट को जब ले लेता है दूसरी जगह पे, वो ऑटोमेटिकली उसकी फाइल साइज कम करता है, क्योंकि उसी की वजह से वो ऐप काफी स्मूथली चलता है। तो इसको आप एडवांटेज बना के आप इसको डॉक्यूमेंट्स को फाइल साइज कम करने के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन हाँ, पीडीएफ नहीं बना सकते हो, पीडीएफ आपको किसी दूसरे वेबसाइट या फिर किसी ऐप का सहारा लेना पड़ेगा। मैं खुद एक प्रोफेशनल हूं, तो सारे डॉक्यूमेंट जो है वो फोटोशॉप के जरिए एडिट करता हूं और एडोब के जरिए उसके पीडीएफ फाइल वगैरह बनाता हूं।
तो मेरा जो वे है वो प्रोफेशनल है, और ये सारे जो स्क्रीन के ऊपर मैंने डॉक्यूमेंट्स के डिटेल्स जो दिए हैं वो उसी में से है। आप उनका भी इस्तेमाल करके किसी सॉफ्टवेयर से भी ये कर सकते हो। इसी तरह की कई सारी इंफॉर्मेशन इस चैनल के ऊपर मैं देने वाला हूं, और इसी के लिए बने रहिए, बार बार मिलते रहेंगे, और तब तक के लिए बाय बाय।